गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो भी प्रोडक्ट थे उसके बारे में बात की थी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि एक प्रोटेक्टिव पार्ट होता है जिसका प्रोडक्शन प्लांट्स इसीलिए करते हैं ताकि वो किसी भी तरीके के हैबिटाट में रह सके, सरवाइव कर सके, या उनके अंदर कुछ स्पेशल फ्रेगनेंस हो जो कि मेडिसिनली यूज़ उसका किया जा सके, तो वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। उसके लिए हमने एल्केलॉइड्स को डिस्कस किया था, फ्लेवेनॉइड्स को, टैनिन्स को, और ये सारे टॉपिक्स जो थे ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो टॉपिक है टेक्निक फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन। जो भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनको आइसोलेट करने के लिए और उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड को काम में लेते हैं, उन तकनीकों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो टेक्निक है हम वो क्यों यूज़ में ले रहे हैं, इनका आइसोलेट हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो क्या है प्लांट्स में जल्दी बनते हैं और सबसे पहले वही बनते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो सभी प्लांट्स में प्रोडक्ट नहीं होते हैं, सभी प्लांट्स में नहीं बनते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट बनेगा भी तो वो बहुत कम अमाउंट में होता है। और या हम ये कह सकते हैं कि हम अगर इन विट्रो कंडीशन में इस तरीके के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करें तो ये हमारे लिए यूज़फुल रहते हैं क्योंकि इनका अमाउंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तब। बाकी अगर हम नेचुरल प्रोसेस से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्राप्त करें, लें उसका, तो वो सिंथेसाइज बहुत ही कम अमाउंट में होता है जिससे हम अपनी रेगुलर जो भी एक्टिविटीज़ में जिनका यूज़ किया जा रहा है हम उसको काम में लेकर के पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का आइसोलेशन और सेपरेशन करना है, इसका मतलब हमें प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पर उसका करवाना पड़ेगा। यहाँ पर जो सेपरेशन के लिए टेक्निक यूज़ की जा रही है, आइसोलेट करने के लिए जो टेक्निक काम में ली जा रही है, उसमें फर्स्ट है माइक्रोस्कोपी। देखिए माइक्रोस्कोपी एक तरीके का माइक्रोस्कोप ही है। माइक्रोस्कोपी वो मेथड है जिसमें इस तरीके के माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। तो जो माइक्रोस्कोप यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है उसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरीके का ये इल्यूमिनेशन है, ये एक तरीके का फ्लोरेसेंट कलर को आइडेंटिफाई करता है और उसके बिहाफ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ये आइडेंटिफाई कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। जैसे यहाँ पर जो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के आइसोलेशन में यूज़ में लिया जा रहा है, और यहाँ जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है पायरिडीन या पाइपेरिडीन, ये एक ऐसा एल्केलॉइड्स है जो कि ग्रीन येलो कलर जो है वो शो करता है, वो इल्यूमिनेशन करता है उसका, और ये जो इल्यूमिनेशन है येलो ग्रीन कलर का ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप उसे आइडेंटिफाई कर लेता है, देन उसे सेपरेट कर देता है। तो ये जो टेक्निक की जा रही है ये टेक्निक माइक्रोस्कोपी कहलाती है, और जो माइक्रोस्कोप काम में लिया जाता है उसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। इसके बाद सेकंड टेक्निक जो कि आइसोलेशन के लिए काम में ली जाती है वो है माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री का मतलब ये होता है कि इसमें हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ हम ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कोई भी एक प्लांट की सेल, तो उस सेल का साइज़ हम मेज़र कर सकते हैं, उस सेल के साइज़ को हम माप सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको दो इमेजेस शेयर की है, एक स्टेज माइक्रोस्कोप की है माइक्रोमीटर की, और एक ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पर क्योंकि सेल का साइज़ बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, बहुत छोटा साइज़ होता है नैनोमीटर में या मिलीमीटर में, तो वो साइज़ को मेज़र किया जाता है माइक्रोमेट्री से। इसमें जो माइक्रोस्कोप या माइक्रोमीटर यूज़ किया जाता है वो एक ऑक्यूलर टाइप का होता है और एक स्टेज माइक्रोमीटर है। स्टेज माइक्रोमीटर एक ग्लास की प्लेट सी होती है और इस प्लेट के ऊपर कुछ लाइनिंग्स इस तरीके से माइक्रोमीटर की बनी हुई होती है, रेंज होती है माइक्रोमीटर में कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या साइज़ रहेगा। इसके साथ ही ऑक्यूलर जो होता है वो ज़्यादातर राउंड शेप का होता है जिसमें मेजरिंग स्केल इस तरीके से बनी होती है, यहाँ पर आपके पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं। देन इस ऑब्जेक्ट को हम इसको लेकर के इस पर ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे रखा जाता है और उस सेल का साइज़ मेजर किया जाता है। जिस तरीके से स्केल से हम एक लाइन को मेजर करते हैं तो जो 1 पॉइंट होता है वो यहाँ पर रख करके आप कितना साइज़ है वो यहाँ तक मेजर कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से ऑक्यूलर और स्टेज माइक्रोमीटर से भी हम सेल का साइज़ मेज़र करते हैं कि वो कितनी बड़ी है या उसका साइज़ कितना है। इस
इस तरीके से जो भी हमारे पास में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करने वाली बड़ी सेल होंगी, तो ज़्यादा सेल का साइज़ बड़ा होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो हम उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। थर्ड है हमारा सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब ये होता है कि जो सेपरेशन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के सेपरेशन के लिए हम यूज़ में ले रहे हैं, वहाँ पर जो सेल होती है वो सेल को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है। इसका फ्रैक्शनेशन जो है, इसका मतलब ये है कि हमको सेल को क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न ये कि जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी सेल होती है उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उसमें कुछ वैक्यूल पार्ट भी होता है, रिक्तिका पाई जाती है। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जनरली बनते हैं वो इस वैक्यूल में ही स्टोर रहते हैं। तो जब इसको हम सेल को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो वैक्यूल पार्ट से हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर हमें इस वैक्यूल पार्ट से ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अलग करना है तो हम सेल को ब्रेक डाउन करेंगे, देन सेल ऑर्गेनेल्स को भी हमें सेपरेट करना पड़ेगा। अब इन सारे प्रोसेस को करने के अलग अलग मेथड हैं। जैसे एक है टिश्यू एसिमिलेशन। टिश्यू एसिमिलेशन में हम क्या करेंगे, कोई भी एक मैकेनिकल मेथड, उस मैकेनिकल मेथड जैसे हमने जो प्रोटोप्लास्ट सेपरेशन में मैकेनिकल मेथड यूज़ किया था कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर डाल दिया, देन सेल वॉल को रिमूव किया, देन हम उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करके और वैक्यूल वाले पार्ट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सारा मेथड हो रहा है वो एक लिक्विड मीडियम में ही हम इसको प्रैक्टिकली कर पाते हैं। तो ये सारी जो है सेल फ्रैक्शनेशन वो इस तरीके से किया जाता है थ्रू टिश्यू एसिमिलेशन। देन ग्राइंडिंग के लिए हमारे पास में एक ग्राइंडर होना चाहिए। ग्राइंडर मतलब जैसे अगर हम बोले क्रूसिबल बाउल जो होती है उसको हम एक क्रूसिबल का ही एक रॉड स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, जो एक मूसल अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके की रॉड स्ट्रक्चर होती है। देन इस वाले पार्ट से इसको क्रश किया जाता है पूरे पार्ट को और वहाँ से हम टिश्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं, उसकी ग्राइंडिंग कर लेते हैं। देन डाउन एसिमिलेशन में होता तो यही है ग्राइंडिंग वाला प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर ये चीनी मिट्टी का यूज़ किया जा रहा है या क्रूसिबल होता है ये, और इस केस में ये सारा जो होता है ग्लासवेयर होता है। तो ये जो ग्लासवेयर होंगे या कांच की जो रॉड होगी इसको हम यूज़ करेंगे और उसी से न्यूक्लियस के सेपरेशन के लिए हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेते हैं। सेल के ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादातर हम टिश्यू का एसिमिलेशन करते हैं या ग्राइंडिंग मेथड को लेते हैं। डाउन एसिमिलेशन में हम न्यूक्लियस के सेपरेशन के लिए इसे काम में लेते हैं। तो इस तरीके से सेल फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस किया जाता है। देन केमिकल मेथड का मतलब ये होता है कि हम कुछ डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करें और उन डिफरेंट केमिकल्स के यूज़ करने के साथ ही हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आइसोलेट करें। एक है सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन हमेशा डेंसिटी बेस्ड होता है, जिसका घनत्व कम या ज़्यादा डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है। तो या तो वो नीचे की तरफ पैलेट्स के फॉर्म में आ जाएगा जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, और अगर वो पार्टिकल्स का वेट लाइट होगा, हल्के होंगे, तो वो ऊपर की तरफ फ्लोटेड रहेंगे। तो हम उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से उसे रोटेट करा करके और यहाँ पर उसको सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डेंसिटी। देन नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा ये मीडियम है, क्रोमेटोग्राफी अलग अलग लेवल पर की जाती है, जैसे TLC कर लिया, GLC कर लिया, अलग अलग लेवल पर अलग अलग मेथड हैं। इसमें क्या होता है, एक क्रोमेटोग्राफ मान लीजिए पेपर है, क्रोमेटोग्राफ यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन है, इस पेपर को यहाँ तक पूरा इसको रखा जाता है और क्लिप के थ्रू इसको इसमें हैंगिंग कर दिया जाता है। देन जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर वो अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने शेप के अकॉर्डिंग, अपने मास के अकॉर्डिंग वो यहाँ मूव करते हैं। तो जैसे जो भी हैवी होंगे वो यहाँ से यहाँ तक नीचे पर रहेंगे, ऊपर नहीं चढ़ेंगे। कैपिलरी
जो फोर्स है वो यहाँ वर्क करता है, केशिकात्व जो है वो यहाँ कार्य करता है, तो यहाँ पर जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे रहेंगे और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाते हैं, जिससे बैंड्स बन जाता है। देन हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है बाउंड सेपरेशन। बाउंड सेपरेशन ये पूरी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन पर ही है। बाउंड सेपरेशन का मतलब ये होता है कि हम जो भी पार्ट से सेपरेट करना चाह रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, उनको हम एक मीडियम के अंदर मिक्स करते हैं। एक मीडियम में मिक्स करने के बाद में हम उसको वही सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बढ़ता चला जाएगा उसके कारण पार्टिकल्स ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट मूव होंगे, तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे बैठ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, और कुछ जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ चल जाएंगे। इसीलिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन पर ही बेस्ड होता है बाउंड सेपरेशन। इसके बाद में क्रोमेटोग्राफी हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनकी स्ट्रेटजी यूज टू ऑप्टिमाइज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन। तो हम ये क्यों काम में ले रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम जब इनका प्रोडक्शन करवाना है तो उसे बढ़ाने के लिए हम कौन सी टेक्निक को काम में लेते हैं। तो सबसे पहली तो ये चीज़ कि जब भी हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है उनका प्रोडक्शन हमेशा जीनोटाइप पर बेस्ड होता है, जीन की स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। तो जे जीन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जीन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेंगे। तो ये जो जीन है, तो इन जीन के थ्रू प्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, उसको रेगुलेट कैसा किया जाना, उसको कंट्रोल कैसा किया जाना, ये सारा उस जीन पर बेस्ड होता है। जीन बेस्ड ये सारा मेथड होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हर एक प्लांट जो होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन नहीं करता। कुछ प्लांट्स ही हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं और हम उनके थ्रू प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर नेचुरल प्रोसेस पर हमें इसको करना पड़े तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम भी लगता है, और जो हमारे पास में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आएंगे उनकी क्वांटिटी भी बहुत कम रहती है। लेकिन अगर हम इसे इन विट्रो कंडीशन में करवाएं, इन विट्रो का मतलब है कि लैब के अंदर अगर ये सारा मेथड को करवाएं तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, टाइम भी कम लगेगा, और कुछ एक इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बैलेंस भी बना रहेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पर लें कि कई फ्लावर पार्ट्स ऐसे होते, जो हमारा फ्लावर है, जैसे यहाँ पर अगर हम पेटल्स की बात करें, फ्लावर के पेटल्स की, तो फ्लावर के पेटल्स अलग अलग कलर के होते हैं, कोई पर्पल है, कोई वाइट है, कोई येलो, रेड, ये सारे फ्लावर्स के पेटल्स का कलर है। तो जो हमारा रोज़ है, जो हमारा गुलाब का फूल है, वो रेड कलर का अगर है तो वो एंथोसाइनिन की प्रेजेंस को शो कर रहा है, और एंथोसाइनिन जो है वो हमारा एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो अगर हमें एंथोसाइनिन को सेपरेट करना है, उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बहुत सारे फ्लावर्स को लेना पड़ेगा, देन उससे सेपरेशन करना पड़ेगा, और उसमें भी हमारे पास जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आएंगे वो बहुत ही कम अमाउंट में होंगे। इसके लिए हम इसका इन विट्रो करवा सकते हैं, या इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए इनको हम आर्टिफिशियल लेवल पर इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उससे हमें क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, टाइमिंग कम लगेगा, और मेटाबोलाइट्स जो होंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उनका सिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। हम केवल कुछ चीज़ों को कंट्रोल करके इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जैसे हम लाइट, जो हमारा प्रकाश है लैब के अंदर, हमारे पास में कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी वेवलेंथ के साथ में सनलाइट आ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रोडक्शन कराएं। देन टेम्परेचर हम मेंटेन करें, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब भी प्रोडक्शन रुक जाएगा, और अगर कम टेम्परेचर होगा तो भी प्रोडक्शन रुक जाता है। तो टेम्परेचर भी अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा। उसके साथ जो पीएच वैल्यू है, वो पीएच वैल्यू भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ना तो ज़्यादा एसिडिक मीडियम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बेसिडिक मीडियम होना चाहिए। इसके साथ ही एरेशन का मतलब ये होता है कि कई बार जो हम फ्लास्क, जैसे मान लीजिए ये ट्रे है और हर एक ट्रे के अंदर ये फ्लास्क रखे हुए हैं,
तो ये जो ट्रे के अंदर फ्लास्क रखे जाते हैं, अगर ये इसी पोजीशन पर रहेंगे तो जो अपर सरफेस है उस पर किसी भी रीज़न से कंटामिनेशन होने के कारण एक लेयर बन जाएगी, और वो लेयर जो बन जाएगी तो वो लेयर यहाँ पर जो प्लांटलेट्स हैं या जो प्लांट पार्ट है जिससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो उनमें एरेशन नहीं होगा। एरेशन मतलब इधर से एयर ना एक्सचेंजिंग नहीं होगी, ना तो इधर से इधर जाएगी ना उधर से इधर आएगी। तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, सारा यहाँ फर्मेंटेशन हो जाएगा, ये सारा प्लांट जो है वो ख़राब होने लग जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रे जहाँ पर रखा जाता है उसमें एक शेकर लगाया जाता है। शेकर क्या करता है, शेक करता रहता है, धीरे धीरे इस तरीके से शेकिंग करता है। शेकिंग करने से एरेशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है और जो गैसेस एक्सचेंजिंग होती है वो एक प्रॉपर मैनर में हो पाती है और टिश्यूज़ के डैमेज होने का खतरा भी कम हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स कंटेंट हैं, हम उनको भी एक प्रॉपर रेशो के अंदर यूज़ करें, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है, इनका हम प्रोडक्शन जो है वो बार बार हमें इस तरीके का बढ़ाना घटाना पड़ता है। देन नाइट्रोजन सोर्सेज, नाइट्रोजन सोर्सेज में एक अमोनियम का हमें एक निश्चित जो है वो क्वांटिटी फिक्स करनी पड़ती है, क्योंकि अगर अमोनिया ज़्यादा अमाउंट में होगा तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होगा वो पॉइजनस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अमोनिया को हमें ज़्यादा देखना पड़ता है कि उसकी क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स्ड रहे। देन फॉस्फेट सोर्सेज हैं, जो भी एनर्जी होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, वो उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ ही प्लांट ग्रोथ, जो भी हम हार्मोन यूज़ कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, वो भी प्रॉपर मैनर में प्रॉपर रेशियो के अंदर यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसके साथ ही प्रोडक्शन ऑफ विनका एल्केलॉइड्स, विनका एल्केलॉइड्स जो हैं इनका प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो क्वेनीन है, एल्केलॉइड्स हैं क्वेनीन, यहाँ पर जो एल्केलॉइड्स है क्वेनीन, उसको हम यूज़ करते हैं सिनकोना से, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। सिनकोना जो ट्री है उसकी बार्क से निकाला जाता है। तो जो क्वेनीन है वो उसको लेकर के हम कंप्लीट प्रोसेस कराते हैं और उसके बाद में कैथेरेंथस रोजियस जो है एक तरीके का कंपाउंड, जो कि वो कंपाउंड है बिनोब्लास्टीन और वेनेरेस्टीन कैंसर, जो ये प्रोडक्ट है इसका हम प्रोडक्शन करवाते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि प्लांट पार्ट को सेलेक्ट करते हैं। ये एल्केलॉइड्स का फॉर्मेशन जिस तरीके से कर रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं कि प्लांट पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब ये पार्ट कोई भी हो सकता है, ये रूट हो सकता है, ये स्टेम हो सकती है, ये लीफ हो सकता है, ये फ्लावर हो सकता है। इसे हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा टाइम तक इसे कंट्रोल कंडीशन में रखेंगे और इसे थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद में हम इसे पाउडर फॉर्म में लेकर के आएंगे, इसका एक पाउडर बना लेंगे। जब हम इसका एक पाउडर बना लेंगे तो पाउडर बनाने के बाद में इसे एक सॉक्सिलेट एपरेटर्स के साथ में हम ट्रीट करवाते हैं। सॉक्सिलेट एपरेटर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से हम पानी को गर्म करते हैं और फिर उसे ठंडा करते हैं और उसे ढक्कन से ढक देते हैं, तो जो हमारा कंडेंशन का प्रोसेस होता है जिसमें भाप ऊपर की तरफ जाती है और वो ठंडी हो जाती है, देन वो ड्रॉप फॉर्म में नीचे की तरफ आती है, वो प्रोसेस हमें यहाँ करवाना होता है। इसको इस सॉक्सिलेट एपरेटर से हम निकालेंगे, ये ड्राई पाउडर को 1 से 3 घंटे तक गर्म करेंगे, देन उसे ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने पर उसका कंडेंशन हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद इसे सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराया जाता है, इसको मिक्सचर किया जाता है। देन पीएच जो है वो 9 to 10 के साथ में अमोनियम मीडियम के साथ में इसे रखा जाता है। देन इसे अगेन ड्राइन किया जाता है, सुखाया जाता है और फिर इसकी क्रोमेटोग्राफी की जाती है। क्रोमेटोग्राफी वही पेपर सॉल्यूशन के अंदर कुछ पेपर्स को सेट करके, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं और सॉल्यूशन कौन सा ले रहे हैं। हर एक सॉल्यूशन के लिए अलग अलग तरीके की क्रोमेटोग्राफी होती है। तो वहाँ वही प्रोसेस कि जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे मूव करेंगे पेपर के ऊपर, और जो थोड़ा लाइट वेटेड पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल साइज़ के होंगे, स्मॉल मास होगा, वो जल्दी जल्दी मूव कर जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम इनको प्योरीफिकेशन कर लेते हैं, इनका फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, इनको अलग अलग कर लेंगे। देन इनको अल्ट्रावायलेट रेज से ट्रीट किया जाता है। जब इन
के ऊपर प्योरिफिकेशन के बाद में इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डाली जाती है, तो उसके कारण ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है एक इल्यूमिनेशन के साथ में एक्सप्रेस होते हैं, दिखाई देते हैं। कैथेरेंथस रोजियस जो कंपाउंड है, ये एक इल्यूमिनेटेड कंपाउंड जिसको हम कहते हैं विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, इसकी तरह दिखाई देता है। तो उस तरीके से हम विन का एल्केलॉइड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इन विट्रो कंडीशन के अंदर। नेचुरली ये प्रोसेस जो है वो इतना नहीं हो पाता, और साथ ही हम ये प्रोसेस इसलिए भी काम में लेते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन कम होता है। तो उस केस में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और कम टाइम में डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें इन विट्रो कंडीशन में ये सारे मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या करनी है, कैसा टेम्परेचर रखना है, लाइट कितनी होनी चाहिए, कौन सा एरिया हमें सेलेक्ट करना है, पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से यूज़ किए जाएंगे, इन सारी स्ट्रेटजीज़ को हमें यूज़ करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करवाया जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।